नमस्कार, आप देख रहे हैं देश की बात। मैं हूं आपके साथ तनवीर। रुक करते हैं खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। मानसून सत्र का 18वां दिन आज लोकसभा में शुभांशु शुक्ला की सफल अंतरिक्ष यात्रा पर विशेष चर्चा। बिहार एसआईआर पर हंगामे के आसार। आज से 3 दिवसीय दौरे पर भारत आएंगे चीन के विदेश मंत्री और द्विपक्षीय संबंधों पर इस दौरान होगी चर्चा। उपराष्ट्रपति उम्मीदवार को लेकर आज इंडिया गठबंधन की बैठक। खड़गे के ऑफिस में ज्वाइंट कैंडिडेट पर होगी चर्चा। बिहार में राहुल गांधी तेजस्वी यादव की वोटर अधिकार यात्रा का दूसरा दिन। औरंगाबाद से चलकर गयाजी पहुंचेगा वोटर अधिकार यात्रा। महाराष्ट्र के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन एनडीए के उपराष्ट्रपति उम्मीदवार। भाजपा संसदीय दल की बैठक में लिया गया फैसला। कोच्चि में टेक ऑफ से पहले एयर इंडिया प्लेन में खराबी। दिल्ली जाने वाली फ्लाइट रद्द। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और चलिए अब रुक करते हैं खबरों का और देश की बात की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बिहार में वोटर अधिकार यात्रा का आज दूसरा दिन है। राहुल तेजस्वी की वोटर अधिकार यात्रा का आज दूसरा दिन है। औरंगाबाद से चलकर पहुंचेंगे गयाजी वोटर अधिकार यात्रा। तो मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी समेत कई नेताओं की अगुवाई में इस यात्रा की बीते दिन शुरुआत हुई थी और आज वोटर अधिकार यात्रा का दूसरा दिन है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं दिल्ली से। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ दिल्ली से विशेष संवाददाता अखिलेश जी जुड़ चुके हैं। अखिलेश जी, आज वोटर अधिकार यात्रा का दूसरा दिन है। औरंगाबाद से चलकर गया जी आज ये पहुंचेगी यात्रा। पूरी जानकारी, पूरा अपडेट जरा दर्शकों को बताइए। देखिए, विपक्षी इंडिया गठबंधन और आरजेडी और कांग्रेस की अगुवाई में चलने वाली वोटर अधिकार यात्रा का आज दूसरा दिन है। कल बेहद गहमा गहमी के साथ सासाराम से वोटर अधिकार यात्रा की शुरुआत हुई थी। इसमें राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, तेजस्वी यादव समेत तमाम नेताओं की अगुवाई में सभा होकर इस यात्रा की शुरुआत हुई थी और ये यात्रा की शुरुआत कल हुई थी। उसका पड़ाव औरंगाबाद रहा था। औरंगाबाद के राष्ट्रीय विश्राम के बाद आज सुबह फिर यात्रा की शुरुआत हो गई है और वोटर अधिकार यात्रा आज औरंगाबाद से निकलेगी। तमाम पड़ाव होते हुए और तमाम जगह से कांग्रेस कार्यकर्ता भारी मात्रा में जुड़ेंगे और कांग्रेस के कार्यकर्ता और पदाधिकारी तमाम जगह वोटर अधिकार यात्रा का स्वागत करेंगे और नुक्कड़ भाषणबाजी भी होगी और उसके बाद ये शाम को गया जी पहुंचेगी और वहां गया जी पहुंचने के बाद वहां पर विश्राम होगा। रात्रि विश्राम के बाद अगले पड़ाव के लिए रवाना होगी। तो बिहार के विधानसभा चुनाव से पहले बिहार में मुख्य तौर पर विपक्ष के तौर पर आरजेडी और कांग्रेस की अगुवाई में विपक्षी सभी वोटर अधिकार यात्रा यानी कह सकते चुनाव आयोग ने बिहार के अंदर विधानसभा चुनाव से पहले जो मतदाता पुनरीक्षण विशेष अभियान चलाया था उससे करीब 65 लाख वोट काटे गए हैं। इसके खिलाफ आरजेडी, कांग्रेस समेत समूचा विपक्ष विरोध कर रहा है। उसी विरोध के खिलाफ कांग्रेस के तरफ से ये वोटर अधिकार यात्रा शुरू की गई है। इस वोटर अधिकार यात्रा के जरिए बीजेपी यानी एनडीए की सरकार को कटघरे में खड़ा करना है। एनडीए की सरकार यानी नीतीश की सरकार को भी कटघरे में खड़ा करना है। चुनाव आयोग से लेकर केंद्र सरकार को भी कटघरे में खड़ा करते हुए बिहार के मतदाताओं को जागरूक करना है और बिहार के मतदाताओं को ये बताना है कि कैसे उनके मताधिकार के अधिकार को छीना जा रहा है, कैसे वोट की चोरी की जा रही है और वोट के अधिकार को छीन कर उनके संवैधानिक हनन किए जा रहे हैं। इन तमाम चीजों की जागरूकता के लिए बिहार की वोटर अधिकार यात्रा का आज दूसरा दिन शुरू हो चुका है और औरंगाबाद से शुरू यात्रा शाम
गया जी में समाप्त होगी और वहां पर विश्राम होगा और फिर अगले दिन अगले पड़ाव के लिए फिर चल देगी जी। ठीक है अखिलेश जी, आप हमारे साथ बने रहिए, हम आगे भी आपसे जानकारी लेते रहेंगे। और ये दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां राहुल तेजस्वी की वोटर अधिकार यात्रा का आज दूसरा दिन है। बीते दिन इस यात्रा की शुरुआत हुई, औरंगाबाद से चलकर आज गयाजी वोटर अधिकार यात्रा पहुंचेगी। आगे बढ़ते खबरों में दिल्ली से एक और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। राजधानी दिल्ली से एक और अहम जानकारी, जहां इंडिया गठबंधन के नेताओं की आज अहम बैठक होने वाली है। तो संसद भवन परिसर में नेताओं की ये बैठक होगी। मल्लिकार्जुन खड़गे के कार्यालय में ये बैठक होगी। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सुबह 10:15 से इस बैठक की शुरुआत होने वाली है। तो संसद भवन परिसर में नेताओं की ये बैठक होगी। मल्लिकार्जुन खड़गे के कार्यालय में ये बैठक होने वाली है। दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां 10:15 का समय जब इस बैठक की शुरुआत होगी तो उपराष्ट्रपति पद के नाम पर मोहर लग सकती है इस बैठक में। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। इंडिया गठबंधन के नेताओं की आज बड़ी बैठक होने वाली है। संसद भवन परिसर में नेताओं की ये बैठक होगी। तो 10:15 का समय ये बताया जा रहा है जब इस बैठक की शुरुआत होगी। तो विपक्ष के कई नेता इस बैठक में मौजूद रहेंगे। मल्लिकार्जुन खड़गे के कार्यालय में ये बैठक होने वाली है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ दिल्ली से विशेष संवाददाता अखिलेश जी जुड़ चुके हैं। अखिलेश जी, इस तरीके से एनडीए ने अपने उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के नाम का ऐलान कर दिया है। आज जो इंडिया गठबंधन की बैठक होने वाली है, क्या माना जाए इस बैठक में इंडिया गठबंधन की तरफ से भी उम्मीदवार के नाम का ऐलान हो जाएगा? इंडिया गठबंधन की आज बैठक संसद भवन के परिसर में होने जा रही है। इसके लिए 10:15 का समय मुकर्रर किया गया है। इंडिया गठबंधन के तरफ से मल्लिकार्जुन खड़गे ने सभी इंडिया गठबंधन के नेताओं और समूचे विपक्ष के नेताओं को आमंत्रित किया है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष कांग्रेस के तौर पर उनका अखिलेश जी, आपकी आवाज़ ठीक तरीके से हम तक नहीं आ रही है, हम दोबारा कोशिश करेंगे। और ये दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां इंडिया गठबंधन के नेताओं की आज बड़ी बैठक होने वाली है। तो संसद भवन परिसर में नेताओं की बैठक होगी और माना जा रहा है कि इस बैठक में उपराष्ट्रपति पद के नाम पर मुहर लग सकती है। तो मल्लिकार्जुन खड़गे के कार्यालय में ये बैठक होगी। 10:15 का समय जब इस बैठक की शुरुआत होगी। आगे बढ़ते खबरों में बात कर रहे हैं दिल्ली से एक और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां शुभांशु शुक्ला के अंतरिक्ष मिशन पर आज लोकसभा में चर्चा होगी। तो शुभांशु शुक्ला की अंतरिक्ष यात्रा को बताया गया ऐतिहासिक मिशन। लोकसभा में विशेष चर्चा के लिए एनडीए सरकार करेगी। तो विशेष चर्चा के लिए सत्ता पक्ष और विपक्ष की आम राय बनी है और इसी को लेकर आज चर्चा होगी। तो दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, शुभांशु शुक्ला के अंतरिक्ष मिशन पर आज लोकसभा में चर्चा। राजधानी दिल्ली से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, शुभांशु शुक्ला के अंतरिक्ष मिशन पर आज लोकसभा में चर्चा होगी। तो इस विशेष चर्चा के लिए सत्ता पक्ष और विपक्ष की एक राय बनी है और इसी को लेकर आज लोकसभा में चर्चा होगी।
और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ अखिलेश जी जुड़ चुके हैं। अखिलेश जी, शुभांशु शुक्ला के अंतरिक्ष मिशन पर आज लोकसभा में चर्चा होने वाली है, जरा पूरी जानकारी दर्शकों को बताइए। देखिए, अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला ग्रुप कैप्टन के तौर पर नासा से एक्सियोम 4 की जब उड़ान भरी थी, तो इस उड़ान की सफलता को पूरी करते हुए ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला जब पृथ्वी पर वापस आए, उसके बाद जब उनकी भारत वतन वापसी हुई, तो उसके बाद देश में खुशी की लहर थी और बाकायदा केंद्र सरकार की तरफ से अपने प्रतिनिधि के तौर पर प्रधानमंत्री कार्यालय के मंत्री जितेंद्र सिंह खुद वहां पहुंचे थे और एयरपोर्ट पर उनका पुष्प लेकर स्वागत किया था। इसके साथ ही दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता खुद भी पहुंची थी और उन्होंने भी उनका स्वागत किया था। उस स्वागत के साथ ही ये कहा गया था कि भारत का नाम जो दुनिया में रोशन किया है, वो ग्रुप कैप्टन के तौर पर अंतरिक्ष यात्री के तौर पर शुभांशु शुक्ला ने किया था। उसके बाद सरकार ने तय किया था कि जो अंतरिक्ष में भारत की तरफ से लंबी उड़ान भरी गई है, उसकी सफलता पर भारत में के संसद भवन में क्यों चर्चा की जाए और इस चर्चा पर देश को बताया जाए कि किस तरह से भारत का जो सिर्फ है वो फर्क से ऊंचा हुआ है और भारतीय ने एक अंतरिक्ष यात्री के तौर पर एक बड़ी सफलता अर्जित की। इसी को लेकर सरकार के तरफ से लोकसभा में एक प्रस्ताव लाया गया और लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला को दिया गया कि ताकि संसद में इस पर सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों मिलकर चर्चा करें कि अंतरिक्ष यात्री ग्रुप कैप्टन के तौर पर शुभांशु शुक्ला ने जो एक लंबी यात्रा तय की है, इससे देश दुनिया में भारत का नाम ऊंचा हुआ है। इसको लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष मिलकर लोकसभा में चर्चा करे और इससे आगे के दिशा में जो भी अंतरिक्ष यात्री के तौर पर भारतीय बढ़ रहे हैं, उनको कैसे बढ़ाया जा सके, अंतरिक्ष मिशन में कैसे सफलता और अर्जित की जा सके। जो अंतरिक्ष मिशन को लेकर तमाम तरह के लोग जिसमें लगे हुए हैं, वैज्ञानिक से लेकर अंतरिक्ष के मिशन में लगे हुए तमाम लोगों को कैसे उत्साहित किया जा सके और कैसे उनके उत्साह को और बढ़ावा दिया जा सके और उनके लिए सरकार और सरकार की तरफ जो बजट आवंटित किया जाता है उसको कैसे बढ़ाया जा सके, इन तमाम चीजों को लेकर संसद में एक बड़ी चर्चा सत्ता पक्ष की चर्चा के बाद अंतरिक्ष के क्षेत्र में भारत एक नई उड़ान भरने के लिए फिर तैयार होगा और उसके लिए नए कदम उठाने के लिए भी सत्ता पक्ष। ठीक है अखिलेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, फिलहाल यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक से वापस आ चुके हैं, रुक करते हैं खबरों का। बात कर रहे हैं दिल्ली की। बढ़ सकता है यमुना का जल स्तर। हरियाणा के हथनी कुंड बैराज के सभी 18 गेट खोले गए हैं, तो गेट खोले जाने से यमुना का जल स्तर बढ़ेगा। दिल्ली से खबर आपको बता रहे हैं, यमुना के किनारे रहने वाले लोगों को अलर्ट जारी किया गया है। तो राजधानी दिल्ली से खबर आपको बता रहे हैं, जहां बढ़ सकता है यमुना का जल स्तर। हरियाणा के हथनी कुंड बैराज के सभी 18 गेट खोल दिए गए हैं, तो गेट खोले जाने से यमुना का जल स्तर बढ़ेगा। यमुना के किनारे रहने वाले लोगों को अलर्ट जारी किया गया है। तो राजधानी दिल्ली से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं।
और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ दिल्ली से विशेष संवाददाता अखिलेश जी जुड़ चुके हैं। अखिलेश जी, जिस तरीके से हरियाणा के सभी 18 जो गेट हैं वो खोल दिए गए हैं, जिसके चलते यमुना का जलस्तर बढ़ सकता है, प्रशासन इसको लेकर क्या कुछ तैयारियां कर रहा है, क्या है पूरी जानकारी? देखिए, जब दिल्ली में बारिश का मौसम होता है और उसके पड़ोसी राज्य हरियाणा में भी बारिश भारी मात्रा में होती है, तो पानी बारिश का एकत्रित हथनी कुंड बैराज में होता है और हरियाणा के हथनी कुंड बैराज में पानी के जमा होने की स्थिति खतरे के निशान तक भारी मात्रा में पहुंचने के कारण हरियाणा सरकार ने फैसला किया है कि हथनी कुंड बैराज के सभी 18 गेटों को खोल दिया गया है। उसका ज्यादातर पानी का हिस्सा दिल्ली की यमुना में आता है। दिल्ली सरकार की तरफ से यमुना के किनारे रहने वाले किसानों को, यमुना के किनारे रहने वाले झुग्गी झोपड़ी वालों को, यमुना के किनारे घर बनाने वाले लोगों को अलर्ट जारी किया गया है, उनको सतर्क रहने के लिए कहा गया और साथ ही साथ एनडीआरएफ की टीम और राज्य की जो टीम है उनको भी अलर्ट कर दिया गया है कि किसी भी समय यमुना का जल स्तर बढ़ता है। अगर यमुना का जल स्तर खतरे के निशान से ऊपर जाता है तो उसके लिए लोगों को तैयार रहना है और एनडीआरएफ की टीम और एसडीआरएफ की टीमें मिलकर उन लोगों को यमुना से दूर ले जाकर उनको रखने का काम करेंगे और उनको तत्काल युद्ध स्तर पर हटाने का काम किया जाता है अगर यमुना का जल स्तर एक बार ही और एक साथ ज्यादा बढ़ जाता है। फिलहाल दिल्ली सरकार की तरफ से सारी सुरक्षा व्यवस्था कर दी गई है। राष्ट्रीय टीम के तौर पर एनडीआरएफ और स्टेट की टीम पर एसडीआरएफ दोनों को तैनात कर दिया गया है। दोनों के अधिकारियों की दिल्ली सरकार के साथ मीटिंगें चल रही हैं ताकि किसी भी तरह की कोई अगर ऐसी समस्या आती है कि यमुना का जल स्तर बढ़ता है और उससे समस्या लोगों को पैदा होती है तो आम जन को उससे कोई भी समस्या ना हो, उन्हें तत्काल वहां से हटाकर सुरक्षित स्थानों पर लगाया जाए और उनके लिए सुरक्षा व्यवस्था करके खाने पीने की व्यवस्थाएं की जाए और उसके लिए बाकायदा टेंट और उस तरह से कैंप लगाए जाएंगे, उनमें उन लोगों को रखा जाएगा। दिल्ली सरकार इस तरह की तमाम तैयारियां कर रही है और ये हर साल ऐसा ही होता है तो उसकी पुनरावृत्ति इस बार फिर होने जा रही है। तो सरकार, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ और दिल्ली की जो स्थानीय एजेंसियां हैं राज्य की, वो भी सब इस चीज के लिए तैयार है क्योंकि हर साल हथनी कुंड के बैराज से पानी छोड़ा जाता है और वो पानी जब छूटता है तो दिल्ली के यमुना में उसका जल स्तर बढ़ता है। कई बार खतरे के निशान तक रहता है, कई बार खतरे के निशान को भी पार कर जाता है और उससे उन लोगों को हटाना पड़ता है जो यमुना के किनारे किसी तरह से खेती करते हैं या फिर बह रहते हैं या झुग्गी झोपड़ी बनाकर लोग वहां पर अपना जीवन यापन करते हैं। ठीक है अखिलेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और ये दिल्ली से खबर आपको बता रहे हैं जहां बढ़ सकता है यमुना का जलस्तर। हरियाणा के हथनी कुंड बैराज के सभी 18 गेट खोल दिए गए हैं और इसी के चलते यमुना का जलस्तर बढ़ सकता है। आगे बढ़ते हैं, खबरों में बात कर रहे हैं लखनऊ की। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, राजधानी लखनऊ से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। लखनऊ से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं जहां, लेकिन उससे पहले रुक करते हैं दिल्ली का। राजधानी दिल्ली से खबर आपको बता रहे हैं जहां तो देश की बात में फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक से वापस आ चुके हैं, रुक करते हैं खबरों का। बात कर रहे हैं लखनऊ की। राजधानी लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं पूजा पाल के भाजपा में शामिल होने की संभावना तेज है। पूजा पाल के बहाने पिछड़ों को साधने पर काम करेगी भारतीय जनता पार्टी। तो पंचायत चुनाव में बन सकती है
सीएम से मुलाकात के बाद संभावनाओं पर जो चर्चा है वो तेज हो गई है। विधानसभा में भी तारीफ के बाद सपा से निष्कासन किया गया था और अतीक पर आपको बता दें कार्रवाई पर सीएम की जमकर तारीफ की थी और इसी के चलते निष्कासन किया गया। सपा प्रत्याशी के खिलाफ क्रॉस वोटिंग करने वाले भी शामिल थे। भाजपा में शामिल होने की अटकलों पर वरिष्ठ नेताओं की चुप्पी। तो लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, पूजा पाल के भाजपा में शामिल होने की जो संभावनाएं हैं वो तेज हो गई हैं। पूजा पाल के बहाने भारतीय जनता पार्टी पिछड़ों को साधने की कोशिश करेगी। तो पंचायत चुनाव में पिछड़ों का चेहरा बन सकती हैं पूजा पाल। मुख्यमंत्री से मुलाकात के बाद इन संभावनाओं पर जो चर्चा है वो तेज हो गई है। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, अतीक पर जो कार्रवाई हुई उसकी सीएम की जमकर विधानसभा में तारीफ की थी। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ मनीष तिवारी जुड़ चुके हैं। मनीष जी, इस तरीके से जानकारी मिल रही है कि पूजा पाल के भाजपा में शामिल होने की, जब से वो मुख्यमंत्री से मुलाकात की, उनकी फोटो आई सामने, उसके बाद से भाजपा में शामिल होने की जो संभावनाएं हैं वो तेज हो गई हैं। क्या इसको लेकर अभी तक कोई जानकारी, सूत्रों के हवाले से कोई जानकारी सामने आई है? जी बिल्कुल, जिस प्रकार से अगर देखा जाए पूजा पाल को समाजवादी पार्टी से निकालने के बाद जो है ये लगातार जानकारियां मिल रही हैं कि पूजा पाल जो है मुख्यमंत्री के संपर्क में है और माना जा रहा है कि जल्द से जल्द जो है जो सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि जल्द से जल्द जो है वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो सकती है। सबसे बड़ी अहम वजह ये भी देखी जा रही है कि भारतीय जनता पार्टी को भी जो पाल वोटर्स हैं, जो कहा जा सकता है कि प्रयागराज में काफी संख्या में, काफी परसेंटेज इनकी वहां पर काफी ज्यादा है। अगर पूजा पाल को जो है भारतीय जनता पार्टी अपने दल में शामिल करती है तो इसका फायदा उनको लगातार मिलेगा। जिस प्रकार से देखा जा सकता है कि पूजा पाल ने जो अखिलेश यादव के ऊपर आरोप लगाया कि मुस्लिम धर्म को जो है खुद करने के लिए उनके द्वारा जो है पार्टी से उनको निकाला गया है, क्योंकि उन्होंने सिर्फ योगी आदित्यनाथ की बरिहाई की थी। उनका ये कहना था उनको जो इंसाफ मिला है वो उत्तर प्रदेश सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में और योगी जी के नेतृत्व में मिला है। इस वजह से जो है उनको पार्टी से निकाला गया है। उनका ये भी कहना था कि उन्होंने समाजवादी पार्टी की कहीं से बुराई नहीं की है, ना अखिलेश यादव की बुराई नहीं की है, लेकिन उनके ऊपर समाजवादी पार्टी के द्वारा उनको बाहर निकालने का जो रास्ता निकाला गया है वो बिल्कुल गलत है। लेकिन जिस प्रकार से पूरी अगर स्क्रिप्ट की बात की जाए तो पूरी स्क्रिप्ट के तहत ये साफ तौर से ये नजर आ रहा है कि पूजा पाल जो है जल्द जल्द भारतीय जनता पार्टी में शामिल होंगी और 2027 को चुनाव को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी पूजा पाल जिस प्रकार से वो पिछड़े वर्ग से आती है तो इसका फायदा उठाने का जो है पूरा प्रयास करेंगी। जो अखिलेश यादव का जो पीडीए का नारा है उसको तोड़ने का भारतीय जनता पार्टी पूजा पाल के माध्यम से एक रास्ता निकाल रही है। जी ठीक है मनीष जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और ये लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, पूजा पाल के भाजपा में शामिल होने की जो संभावनाएं हैं वो तेज हैं और भाजपा पूजा पाल के बहाने पिछड़ों को साधने की पूरी कोशिश करेगी। पंचायत चुनाव में पिछड़ों का चेहरा बन सकती हैं पूजा पाल।
आगे बढ़ते खबरों में बात कर रहे हैं राजधानी लखनऊ की। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं। लखनऊ से अहम जानकारी, जहां विद्युत निजीकरण को लेकर विरोध लगातार जारी है। पूर्वांचल और दक्षिणांचल में विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, जहां बिजली निजीकरण पर नियामक आयोग में जोर आजमाइश तेज है। 42 जिलों के निजीकरण मामले में जोर आजमाइश तेज है। निजीकरण पर नियामक आयोग में होगी जोर आजमाइश। तो लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, पूर्वांचल और दक्षिणांचल में विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है। बैठक के बाद मौन प्रदर्शन की भी चेतावनी दी गई है। तो विद्युत निजीकरण को लेकर के विरोध लगातार जारी है। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पूर्वांचल और दक्षिणांचल में विरोध प्रदर्शन जारी। तो ऊर्जा विभाग निजीकरण प्रस्ताव को लेकर तैयारी कर रहा है। बैठक के बाद मौन प्रदर्शन की भी चेतावनी दी गई है। तो लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, ऊर्जा विभाग निजीकरण प्रस्ताव को लेकर तैयारी कर रहा है। बैठक के बाद मौन प्रदर्शन की भी चेतावनी दी गई है। आगे बढ़ते हैं खबरों में। अब खबर गोगामेडी से है, जहां गोगामेडी में चल रहे गोगाजी मेले में गोगा नवमी पर रविवार को श्रद्धालुओं की खूब भीड़ उमड़ पड़ी। विभिन्न प्रदेशों से हजारों श्रद्धालु मेले में पहुंचे। गोगाजी मंदिर में थोक लगाकर पूजा अर्चना की गई। प्रशासन की ओर से भारी भीड़ को देखते हुए बैरिकेडिंग व अन्य व्यवस्थाओं पर नजर रखी गई है। सीसीटीवी कैमरों से भी मेले की व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया जा रहा। उत्तर प्रदेश से आने वाले श्रद्धालु यात्री गोगाजी का निशान लेकर नाचते गाते हुए श्री गोरख धूड़ा प्रन्यासते हुए श्री गोरख धूड़ा के मंदिर में थोक लगाने के बाद गोगाजी मंदिर में थोक लगाने के लिए पहुंच रहे हैं। अनेक श्रद्धालुओं ने बच्चों को कंधों पर बैठाकर थोक लगाने को लेकर कतार में खड़े नजर आए। प्रशासन व सामाजिक संस्थाओं की ओर से श्रद्धालुओं के लिए पेयजल की व्यवस्था की गई है। नोहर रिलीफ सोसाइटी के साथ अन्य सामाजिक संस्थाओं की धर्मशालाओं में भी यात्रियों के लिए विश्राम, पेयजल व अन्य सेवाएं दी गई हैं।
आगे बढ़ते खबरों में बालोद जिले के प्रसिद्ध धार्मिक एवं पर्यटक स्थल मां सिया देवी मंदिर में एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। यहां श्रद्धालु तेज बहाव वाले पुल को पार कर रहे थे। इसी दौरान दो युवक पानी में बह गए, लेकिन मौके पर मौजूद ग्रामीणों की तत्परता से उनकी जान बच गई। जाने जी कहूँ जाने जी। हाँ जाने जी कहूँ जाने जी। हाँ आगे बढ़ते खबरों में अब बात कर रहे हैं रायपुर की, जहां सीएम विष्णुदेव साय का आज दुर्ग जिले का दौरा है। सुपेला में बीजेपी कार्यालय का उद्घाटन करेंगे। आपको बता दें, नगर निगम के भूमि पूजन कार्यक्रम में शामिल होंगे। पार्टी कार्यकर्ता भी इस दौरान मौजूद रहेंगे। तो रायपुर से खबर आपको बता रहे हैं, आज दुर्ग जिले के दौरे पर है सीएम विष्णुदेव साय। सुपेला में बीजेपी कार्यालय का लोकार्पण करेंगे। नगर निगम के भूमि पूजन कार्यक्रम में भी शामिल होंगे। दौरान पार्टी कार्यकर्ता भी मौजूद रहेंगे। तो रायपुर से खबर आपको बता रहे हैं, जहां सीएम विष्णुदेव साय का आज दुर्ग जिले का दौरा है। सुपेला में बीजेपी कार्यालय का लोकार्पण करेंगे। नगर निगम के भूमि पूजन कार्यक्रम में भी शामिल होंगे। इस दौरान पार्टी कार्यकर्ता भी मौजूद रहेंगे। तो रायपुर से खबर आपको बता रहे हैं। और अब खबर लखनऊ से है, जहां पुलिस ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और चायल विधानसभा क्षेत्र की सपा विधायिका पूजा पाल के खिलाफ सोशल मीडिया पर अभद्र टिप्पणी करने के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी की पहचान उमेश यादव पुत्र सियाराम निवासी मजरा राजपुर महिगवा लखनऊ के रूप में हुई है। पुलिस के अनुसार उमेश यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स और फेसबुक पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और पूजा पाल को लेकर आपत्तिजनक और अभद्र पोस्ट की थी। ये मामला राज्यसभा चुनाव 2024 के बाद सामने आया, जब सपा विधायिका पूजा पाल ने
पार्टी लाइन से हटकर क्रॉस वोटिंग की थी और इसके बाद विधानसभा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को धन्यवाद भी दिया। उमेश यादव की इस हरकत सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गई है, जिसके बाद पुलिस ने मामले को संज्ञान में लेते हुए आरोपी के खिलाफ कई धाराओं में केस दर्ज किया और उसे गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने बताया कि साइबर सेल की निगरानी में ये कार्रवाई की गई है और आरोपी से पूछताछ फिलहाल जारी है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ शिवा शर्मा जुड़ चुके हैं। शिवा, जिस तरीके से राज्यसभा चुनाव 2024 के बाद का ये मामला है, फिलहाल आरोपी को गिरफ्तार तो कर लिया है, शुरुआती जांच पड़ताल में क्या बातें निकलकर सामने आई? देखिए, महिंगवा पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है और आरोप है कि पूजापाल और योगी आदित्यनाथ के लिए जो विधानसभा मानसून सत्र में जो आरोप तय हुए थे और उसी के मामले में उसने पुलिस ने एक FIR दर्ज की थी और उसने ट्विटर पर यानी जो एक्स पोस्ट पर एक पोस्ट किया था जो आपत्तिजनक पोस्ट था और राज्यसभा चुनाव 2024 में विधायिका पूजापाल द्वारा की गई क्रॉस वोटिंग की बात सामने आई थी और इस आरोप में जो शख्स है उमेश यादव, उसको पुलिस ने गिरफ्तार करके जेल भेजा है। ठीक है शिवा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और ये लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, राज्यसभा चुनाव 2024 के बाद का ये मामला है, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और सपा विधायिका पूजा पाल को लेकर आपत्तिजनक पोस्ट की गई और फिलहाल आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और उससे पूछताछ जारी है। आगे बढ़ते खबरों में आप खबर लखनऊ से है, जहां इंदिरानगर क्षेत्र में दबंगों के हौसले बुलंद हैं। दबंगों ने राह चलते युवक की जमकर पिटाई की है। पिटाई से युवक का हाथ फ्रैक्चर हुआ है। दबंग पर अक्सर मारपीट करने का आरोप लगा है, तो पिटाई का वीडियो भी वायरल हुआ है और साथ ही पुलिस पर कार्रवाई न करने के आरोप लगे हैं। आपको बता दें, कल शाम 6 बजे की ये घटना बताई जा रही है। इंदिरानगर थाना क्षेत्र के तकरोही गांव का ये पूरा मामला है। तो इस मामले पर पुलिस पर कार्रवाई न करने के आरोप भी लगे हैं। कल शाम 6 बजे की ये घटना बताई जा रही है और इस मारपीट का वीडियो भी वायरल हुआ है। इस पिटाई का वीडियो भी सामने आया है। तो लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, इंदिरानगर क्षेत्र में दबंगों के हौसले बुलंद हैं। आगे बढ़ते खबरों में लगातार बात कर रहे हैं लखनऊ की। लखनऊ से एक और खबर आपको बता रहे हैं, जहां कार सवार ने लोगों को कुचला। पीजीआई क्षेत्र में कार सवार ने लोगों को कुचला है और इस घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। कार सवार अक्षय सिंह लोगों को रौंदते नजर आया है। तेज रफ्तार में कई लोगों को टक्कर मारी।
जन्माष्टमी पर मंदिर पर लोग झांकी देखने पहुंचे थे। फिलहाल जो गंभीर रूप से घायल हैं उन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जिनमें 3 लोगों की हालत नाजुक बनी हुई है। तो फिलहाल पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। 3 लोगों की हालत नाजुक बनी हुई है। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं और फिलहाल पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आगे बढ़ते हैं खबरों में। सेंट्रल नोएडा के थाना इकोटेक 3 पुलिस और बाइक सवार बदमाश के साथ हुए एनकाउंटर में गोली लगने से बदमाश घायल हो गया। उसे घायल अवस्था में गिरफ्तार कर इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बदमाश के कब्जे से अवैध तमंचा, कारतूस और चोरी की मोटरसाइकिल बरामद की गई है। उसके पास से मोबाइल फोन भी मिला है, जिसमें महिलाओं की अश्लील तस्वीरें थीं, जिन्हें वायरल करने की धमकी देकर वो महिलाओं का शोषण करता था। पुलिस एनकाउंटर में घायल हुए बदमाश की पहचान सोनू पुत्र तुलाराम निवासी बुलंदशहर के रूप में हुई है। एडिशनल डीसीपी डॉक्टर प्रवीण रंजन सिंह ने बताया कि पुलिस टीम द्वारा जलपुरा बिजली घर के पास चेकिंग कर रही थी। उसी समय एक संदिग्ध मोटरसाइकिल सवार को आता देख पुलिस टीम ने उसे रोकने का प्रयास किया, तो वो पुलिस टीम पर फायर कर भागने लगा। पुलिस टीम की जवाबी कार्रवाई में पैर में गोली लगने से बदमाश घायल हो गया है। फिलहाल उसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आज शाम थाना इकोटेक पुलिस के द्वारा चेकिंग के दौरान एक मोटरसाइकिल सवार व्यक्ति को रोकने का प्रयास किया गया। इस पर मोटरसाइकिल सवार तेजी से भागने का प्रयास किया। पुलिस द्वारा पीछा करने पर उसकी मोटरसाइकिल कच्चे रास्ते पर फिसल गई। पुलिस को आता देखकर उसने फायर किया। आत्मरक्षार्थ जब कार्रवाई में पुलिस की गोली लगने से घायल हुआ। पूछताछ करने पर उस व्यक्ति की पहचान सोनू थाना बुलंदशहर निवासी पाई गई। उसके कब्जे से एक 315 बोर का तमंचा, 7 जिंदा कारतूस, एक खोखा कारतूस बरामद हुआ। पूछताछ के दौरान ही यह बात उसके मोटरसाइकिल अलीगढ़ से आई है। उसके मोबाइल फोन को चेक करने पर उसके तमाम महिलाओं के साथ अश्लील फोटो पाई गई। इस संबंध में बात करने पर बताया गया उसके द्वारा कि इस तस्वीर को दिखाकर वायरल करने की धमकी देकर उसके द्वारा महिलाओं का शोषण किया जाता रहा है। इस संबंध में विस्तृत गहराई से जांच की जा रही है। आगे बढ़ते खबरों में अब बात कर रहे हैं बुलंदशहर से खबर आप जो बुलंदशहर में कुत्तों का आतंक लगातार जारी है। ट्यूशन से घर लौट रहे एक छात्र पालतू कुत्ते ने हमला किया है। कुत्ते के हमले से एक छात्र घायल है। फिलहाल घायल हुए एक छात्र का इलाज जारी है। तो स्थानीय ग्रामीणों ने पाई छात्र की जान। के परिजनों ने में कुत्ते के मालिक के खिलाफ तहरीर दी है। तो नरसेना क्षेत्र के गांव बरना की ये घटना आपको बता रहे हैं। बुलंदशहर से खबर आपको बता
ट्यूशन से पढ़ कर आया था, कोने पर कुत्ता बैठा था, एकदम मुझे पढ़ कर घर को जा रहा था, एकदम आकर लिट रहा था। किसका कुत्ता था वो? अक्षर लक्ष्य था। तो तुम्हें छुटाया नहीं उन्होंने किसी? जब मैंने आवाज़ मारी तो जब भूखता है वो। हाँ। आगे बढ़ते खबरों में अब बात कर रहे हैं हरदोई की। हरदोई से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पुलिस अधीक्षक ने 21 पुलिस कर्मियों के तबादले किए हैं। 8 उप निरीक्षक समेत 21 पुलिस कर्मियों के तबादले किए गए। कानून व्यवस्था सुदृढ़ बनाए रखने के लिए एसपी ने ये तबादले किए हैं। तो सभी के कर्मियों को तत्काल प्रभाव से पदभार ग्रहण करने के निर्देश भी दिए गए हैं और साथ ही लापरवाह पुलिस कर्मियों पर कठोर कार्रवाई होगी। एसपी की तरफ से एक कड़ा निर्देश दिया गया है। एसपी नीरज कुमार जादौन ने 21 पुलिस कर्मियों के तबादले किए हैं और साथ ही एसपी ने कहा कि लापरवाही, शिथिलता बिल्कुल बर्दाश्त नहीं। तो शासन की मंशा अनुरूप सभी पुलिसकर्मी काम करें, एसपी ने ये बातें कही हैं। हरदोई से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पुलिस अधीक्षक ने 21 पुलिस कर्मियों के तबादले किए हैं। आगे बढ़ते खबरों में अब खबर लखनऊ से है, जहां एनसीईआरटी के नए मॉड्यूल को लेकर विरोध तेज है। एनएसयूआई कार्यकर्ता आज विरोध प्रदर्शन करेंगे। एएलयू में कार्यकर्ता करेंगे विरोध प्रदर्शन। तो लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, जहां एनसीईआरटी के नए मॉड्यूल को लेकर विरोध प्रदर्शन तेज है। एनएसयूआई कार्यकर्ता आज करेंगे विरोध प्रदर्शन। एलयू में कार्यकर्ता करेंगे विरोध प्रदर्शन। तो एनसीईआरटी के नए मॉड्यूल को जलाकर प्रदर्शन किया जाएगा। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।